जी शहबाज। अच्छा जी, तो अभी हमने लास्ट टाइम देखी हमने कंडीशन फॉर नॉर्मल और लो, लो हाई प्रेशर और नॉर्मल लो प्रेशर, ठीक है। उसके हमने चंद लिहाज यहाँ पर ऑब्जर्व किए कि नॉर्मल सिचुएशन इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज वेरी लो, एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो क्या होता है कि आपका जो प्रेशर साइड है वो भी लो हो जाती है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ऊपर वाले चार्ट्स में कि जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो लो होता जाता है, वैसे वैसे आपकी ये वाली साइड
लो होती जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर ये दोनों लो आ रहे हों तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आपकी जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेंट की कमी है। ठीक है, ये अभी हमने स्टडी किया। और या फिर एक्सपेंशन वाल्व स्टक है। ठीक है, वहाँ पर रुकावट आ रही है। या फिर हाई प्रेशर या लो प्रेशर ब्रांचेज मतलब की जो पाइपलाइन है वहाँ पर रुकावट आ रही है। या फिर इन 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 जगहों में रुकावट आ रही है। ठीक है, तो डेट इज़ फॉर लो प्रेशर ऑन बोथ केजेस। अब चलते हैं हाई प्रेशर ऑन बोथ केजेस। हाई प्रेशर बेसिकली ज़्यादातर तब होता है जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो, एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, या फिर हमारे पास जो हमने गैस फिलिंग की हुई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब भी हाई हो सकता है। सो नॉर्मल सिचुएशन इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तब ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपने रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा फिलअप किया हुआ है 30 to 5% मोर। ठीक है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर आपका कंडेंसर ओवर हीटेड है तब भी ये सिचुएशन हो सकती है कि वहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, कंडेंसर ओवर हीटेड। एयर प्रेशर इन द एसी सिस्टम, समटाइम ऐसा होता है कि गैस फिलिंग के दौरान कुछ एयर अंदर चली जाती है, तो उससे भी ये वजूहात आ सकती हैं। उसके बाद कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रेगुलेटर वाल्व डिफेक्टिव। एक वाल्व होता है जो कि कंप्रेसर को रेगुलेट कर रहा होता है उसको वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है। ब्लॉकेज इन द हाई प्रेशर ब्रांच बिटवीन द कंडेंसर एंड compressor and condenser filter holes but after the at the high pressure reading point। हाई प्रेशर साइड पे ब्लॉकेज आ सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि आपका प्रेशर हाई है। ठीक है, तो हाई प्रेशर साइड पे अगर ब्लॉकेज आती है तो आपको प्रेशर हाई ही नजर आएगा। फिर लो प्रेशर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाई प्रेशर। आपके जो दोनों प्रेशर है वो सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 5 बार है, यहाँ पर भी 5 बार आ रहा है। ठीक है, दोनों प्रेशर अगर आपके सेम है तो उसकी क्या रीज़न आ सकती है। कंप्रेसर बेल्ट जंप, अगर हो सके कि कंप्रेसर की जो बेल्ट है वो उतर गई है। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्रेसर आपका रन नहीं कर रहा। कंप्रेसर रन ना करे तो क्या होगा कि प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, आपका जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रच ऑफ द कंप्रेसर नॉट एंगेज। ठीक है, आपका जो क्लच है कंप्रेसर का वो भी एंगेज ना हो अगर। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद कंप्रेसर डैमेज, अगर आपका कंप्रेसर डैमेज हो गया तो भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपका कंप्रेसर प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहा, जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। उसके बाद कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रेगुलेटर वाल्व डिफेक्टिव, और ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी आपको बताई कि एक वाल्व लगा होता है जो कि कंप्रेसर को वेरिएबिलिटी के लिए काम कर रहा होता है। अगर ये वाल्व खराब हो जाते तो वो कंप्रेसर की वेरिएबिलिटी नहीं हो पाती, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो हाई प्रेशर है वो नॉर्मल है या फिर लो है। आपका जो लो प्रेशर है वो हाई हो गया हुआ। ठीक है, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। सक्शन एंड ड्रेन होजेज रिवर्स्ड ऑन द कंप्रेसर। ठीक है, आपकी जो सक्शन है या ड्रेन होजेज है वहाँ पर आपकी कोई ब्लॉकेज आ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्लच ऑफ द कंप्रेसर नॉट एंगेज। आपका जो क्लच है इलेक्ट्रिक क्लच जो कि इंजन को और कंप्रेसर को आपस में एंगेज कर रहा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सपेंशन वाल्व स्टक ओपन, if the compressor is a variable displacement type the low pressure has small but fast oscillation। ठीक है, आपके जो एक्सपेंशन वाल्व है वहाँ पर स्टक हो गया। ठीक है, रुकावट आ गई है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रेगुलेटर वाल्व इनकरेक्टली सेट और डिफेक्टिव, और वही प्रॉब्लम की कंप्रेसर का जो रेगुलेटर वाल्व है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। या फिर कंप्रेसर डैमेज, अगर आपका कंप्रेसर डैमेज हो गया तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है।
आपके जो लो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो है, और आपका जो हाई प्रेशर है वो हाई है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, उसकी क्या रीज़न आ सकती है? फिल्टर सेचुरेटेड विद मॉइस्चर, कि आपका जो फिल्टर लगा हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये फिल्टर लगा होता है लो प्रेशर साइड के ऊपर। ठीक है, अगर वहाँ पर ब्लॉकेज आ गई है या फिर वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसके अंदर फिल्ड हो गया, तो वहाँ पर ये इशू आ सकता है। उसके बाद कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रेगुलेटर वाल्व स्टक एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपके जो रेगुलेटर वाल्व है, रेगुलेटर वाल्व जो कि आपको कंप्रेसर को वेरिएबल पोजीशन दे रहा है, अगर वो हाई डिस्प्लेसमेंट के ऊपर स्टक हो गया, बल्कि उसने काम करना छोड़ दिया और आपका जो कंप्रेसर है वो हाई डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई डिस्प्लेसमेंट पे काम करेगा तो जाहिर है वो कि सक्शन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर को ड्रॉप करेगा। वो डिमांड करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट वहाँ से आए। जब उसे प्रॉपर रेफ्रिजरेंट वहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लो हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉकेज इन हाई प्रेशर और लो प्रेशर ब्रांच बिटवीन द फिल्टर एंड एवेपोरेटर, या फिर आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ सकती है हाई प्रेशर या लो प्रेशर ब्रांच की तरफ। अब आगे हमारे पास चंद स्लाइड्स लगी हैं। एसी सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा नॉइजी है, आवाज़ कर रहा है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि अक्सर गाड़ी को चलाता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है एसी वगैरह की, या तो बेल्ट घिसने की आवाज़ आती है, या फिर कोई इस तरह का फॉल्ट आ रहा होता है। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी बेसिकली रीज़न क्या है? बेल्ट वॉर्न और स्लिप। ठीक है, आपकी जो बेल्ट है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, वो घिस गई है, तो वो एक रीज़न हो सकती है। उसकी सोल्यूशन क्या है? चेक द वियर एंड टेंशन ऑफ द बेल्ट। ठीक है, तो वियर चेक करें, अगर तो घिस गई है तो रिप्लेस करें, अगर वो लूज हो गई है तो उसकी टेंशन एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बेल्ट आइडलर पुली इज नॉइजी। वहाँ पर एक आइडलर पुली लगी होती है जो कि सिर्फ टेंशन क्रिएट करने के लिए होती है, टेंशन बनाने के लिए बेल्ट के अंदर होती है। अगर वो नॉइजी है तो क्या करना चाहिए? रिप्लेस इट। ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्लच प्लेट स्लिपिंग। अगर आपका इलेक्ट्रिक क्लच प्लेट स्लिप कर रहा है तो क्या करें? मेक श्योर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसर पुली एंड इलेक्ट्रिकल क्लच इज 0.3 to 0.5 मिलीमीटर। इलेक्ट्रिक क्लच और कंप्रेसर पुली के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 0.3 से 0.5। अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा स्लिपिंग का केस आ सकता है। अच्छा जी, वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस ऑफ द कंप्रेसर सपोर्ट प्लेट। कंप्रेसर सपोर्ट प्लेट, जिसने कंप्रेसर को फिक्स किया हुआ है, अगर वहाँ पर वाइब्रेशन है तो क्या करें? मेक श्योर द बोल्ट्स आर टाइट एंड द प्लेट इज प्रॉपरली पोजीशन। ठीक है, अपने बोल्ट्स वगैरह टाइट करें और देखें कि वो ठीक तरह से पोजीशन है या नहीं। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व विसल्स। आपको जो एक्सपेंशन वाल्व है उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। इफ द नॉइज परसिस्ट रिप्लेस द वाल्व। ठीक है, अगर नॉइज आती रहती है बार बार, क्योंकि ये ऐसी जगह है, एक्सपेंशन वाल्व एक ऐसी चीज़ है जिसे रिप्लेस करना ही बेहतर है, रिपेयर करना इसके लिए मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। ये अल्टरनेटर है, ये एयर पंप है, ये क्रैंक शाफ्ट पुली है, ये बेसिकली ये हमारे पास इंजन की पुली है। ठीक है, ये इंजन की पुली हमारे पास ये एयर पंप के साथ अटैच्ड है, ये यहाँ से कंप्रेसर के साथ अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ से पावर स्टीयरिंग पंप के साथ अटैच, मतलब कि इसने हर चीज़ को पावर देनी है, जिसमें से एक ये कंप्रेसर आ जाता है हमारे पास। ये पुली आप ऑब्जर्व करें, ये वाली जो पुली है इसके साथ आप देखिए कोई चीज़ भी अटैच नहीं है, इसे हम आइडलर पुली कहते हैं। ये सिर्फ बेल्ट के अंदर, बेल्ट को कसने के लिए होती है, बेल्ट के अंदर टेंशन क्रिएट करने के लिए होती है, और इसका कोई पर्पज नहीं होता। अच्छा जी, एसी सिस्टम इज नॉइजी, तो उसके लिए हमारे पास मजीद क्या चीज़ें आ सकती हैं?
इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तब भी आवाज़ आ सकती है। एक्सपेंशन वाल्व स्टक शट और ब्लॉक, आपका जो एक्सपेंशन वाल्व है वो बंद हो गया, ठीक है। कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रेगुलेटर वाल्व डिफेक्टिव, ठीक है, अगर आपका कंप्रेसर रेगुलेटर वाल्व जो है वो डिफेक्टिव है, उसमें वो प्रॉपर तरीके से वेरिएशन नहीं कर रहा। और आपको बता दूं कि ये जो वाल्व है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर लगा होता है, ये किसी और कंप्रेसर में नहीं लगा होता, ठीक है। और क्लॉगिंग इन द एसी सिस्टम सर्किट, अगर क्लॉगिंग या रुकावट है कोई तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। फिल्टर सेचुरेटेड मॉइस्चर, अगर फिल्टर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर से फिल्ड हो गया तब आवाज़ आ सकती है। अगर एसी से स्मेल आ रही है तो इसमें क्या हो सकता है? अंडर द सर्टेन कंडीशन मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन द एयर में फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द इवेपोरेटर कोर। क्या होता है कि जाहिर है इवेपोरेटर ने एयर को सर्कुलेट करवाना होता है। अब एक लंबे ड्यूरेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया, वहाँ पर वायरसेस वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जब इवेपोरेटर से एयर आती तो वहाँ से स्मेल आना स्टार्ट होती थी। उसका उसका तरीका कर क्या है, उसको प्रॉपर क्लीन करवाएं रेगुलरली। जब भी सीजन स्टार्ट हो उसको क्लीन करवाएं, ठीक है, सीजन एंड हो तो क्लीन करवाएं, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन तरीका कार रहेगा कि आपका जो एसी है उसमें से स्मेल नहीं आएगी। उसके अलावा यूज एन एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट टू ट्रीट द इवेपोरेटर, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्प्रेज मिलते हैं, जिससे ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं। एडवाइज द कस्टमर टू टर्न ऑफ द एसी सिस्टम अ फ्यू मिनट्स बिफोर द शटिंग ऑफ द व्हीकल, ठीक है, लीविंग द ब्लोअर फैन रनिंग। इसका एक और तरीका कार ये लिखा हुआ यहाँ पर कि गाड़ी बंद करने से पहले आप एसी को बंद कर दें, ठीक है, लेकिन आपका जो ब्लोअर फैन है वो चलता रहे, इवेपोरेटर का ब्लोअर फैन सिर्फ चलता रहे, गाड़ी का एसी बंद हो जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होगी वो ड्राई अप होना स्टार्ट होगी, खुश्क हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनकी जो स्मेल है उनमें कमी वाक़ होगी। ठीक है जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अटेंडेंस के लिए यस लिख कर भेज दें आप। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मेरे घर का जो एसी है ना वो कूलिंग काम करता है और ना उसके जो एवेपोरेटर है अंदर इंडोर के ऊपर बर्फ आ जाती है थोड़ी थोड़ी, ये क्या मसला हो सकता है? बर्फ आ जाती है और कूलिंग कम करता है। हाँ देखिए जी। उसका एक रीज़न तो ये है कि आपकी जो कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जमा हो रही है, ठीक है। अब उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने कूलिंग करवानी है ना, आप अगर चलाते हो बहुत कम टेम्परेचर पे चलाते हो, 16 पे चलाते हो उसे, तो हो सकता है ऐसा इशू आए आपको, ठीक है। बेहतर तरीकाकार ये है कि आप उसको हायर टेम्परेचर पे चला के देखें, 24, 25, 26 पर चला के देखें, हो सकता है कि आपको ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये प्रॉब्लम क्रिएट वो क्यों, बात सही है आपकी, प्रॉब्लम ऐसे ही हुआ था सर वो। ऐसे ही जी होता जी। है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम क्रिएट हाँ जी, वो कम टेम्परेचर पे चलाया था ना तो ज्यादा कर रहा था, जब 24 पे चलाया 27 पे तो तब कूलिंग फिर भी ठीक कर रहा था, लेकिन बर्फ फिर भी आ रही थी। बर्फ आ रही होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी जो आपके कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। एक टाइम ज़रूर आता है कि जब ये वाला प्रोसेस जो है, अगर आप एसी सारा दिन चला के रखेंगे ना तो थोड़ी देर जी बाद आपका ये प्रोसेस जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा। करना क्या बेसिकली आपने, आप 25 पे चला के रखें उसे, 3-4 घंटे उसे चलाएं, ठीक है। जी। आपके कमरे के अंदर से जो मॉइस्चर होगा वो ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाद में आप उसको कम पे चला कर देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो बर्फ क्रिएट हो रही है वो कम है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है। ये आप चेक कीजिएगा इस तरह से। सही। वो सर मैंने चेक करवाया था एसी वाले को, वो तो मुझे और कहानी सुना रहा था कि
पीछे से इसके जो पाइप नहीं निकलते आउटडोर से जो इंडोर की तरफ आते हैं, हाँ जी। कहता है वो देखो वो वाइट होने लग पड़ा है ना, पाइप एसी ऑन किया था ना, पाइप उसका कूलिंग की वजह से वाइट होने लग पड़ा था। तो कहता है अच्छा, वो इसकी गैस लीक है, उस वजह से ऐसा कहा था। गैस इसकी मैंने क्या कहा है? भाई आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ, गैस गैस इसकी क्या है? गैस लीक है कहता है उस वजह से ऐसा कर रहा है। मैंने कहा गैस लीक हो तो बिल्कुल भी कूलिंग ना करे। सही नहीं है, बाकी बात तो ठीक है, अगर गैस लीक हो तो कूलिंग नहीं करेगा। तो सर जी वो जो पीछे से पाइप निकलता है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो वो वाइट होने लग पड़ता है। कौन से पाइप की बात कर रहे हैं आप, जो उसका इंडोर से आउटडोर की तरफ जा रहा है? हाँ जी, आउटडोर से इंडोर की तरफ आ रहा है वो कॉपर के पाइप जो है। आउटडोर से इंडोर की तरफ आ रहा है। कौन सा वाइट होता है, जी, जो बारीक पाइप वाइट होता है या बड़े वाला वाइट होता है? बड़ी पाइप। बारीक पाइप वाइट हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर बेसिकली वो वाइट नहीं, बेसिकली उसके ऊपर मॉइस्चर जमा हो रहा होता है। हाँ जी, वो देखने में वाइट लगता है मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर हो वो ज़ाहिर है जहाँ पर नेकेड होगा ना। अब आप देखो कि आप एक गिलास पानी लिया आपने, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। खास तौर पर जुलाई के अंदर जी जब आप एक ठंडा पानी लेते हो गिलास के अंदर डालते हो तो वो अपने इर्द गिर्द मॉइस्चर को इकट्ठा करता है, ठीक है। वही सूरत हाल हाँ वहां जी, पर हो रही होती है कि वो अपने इर्द गिर्द मॉइस्चर को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो सही। कमरे के अंदर अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है ना तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अगर आप हाई सही। टेम्परेचर पे चलाकर कमरे से मॉइस्चर रिमूव करें और 3-4 घंटे बाद दोबारा जी उसे कम टेम्परेचर पे चला के देखेंगे, आपको फर्क महसूस होगा। सही। ठीक है जी। जी सर, थैंक्स। चलें करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम जी। सर जी इसका लिंक भेज दें, ये वाली जो रिकॉर्डिंग है। वीडियो का आज के लेक्चर का? जी सर। चले मैं ये अपलोड करता हूँ ना, फिर मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी हमजा। जी सर जी, दो तीन क्वेश्चन थे। नंबर एक तो ये बताएं कि आपने पहले दो तीन दफ़ा दो तीन पार्ट्स में ये डिस्कस किया है कि एक्सपेंशन वाल्व के ब्लॉक है या जो हमारे पाइप हैं एसी के वो किसी जगह से ब्लॉकेज हैं। तो सर ये ब्लॉकेज मतलब किसी कंटेमिनेशन की वजह से क्रिएट हुई है ना। तो एसी का जो सर्किट है वो तो एक क्लोज लूप सर्किट है, मतलब कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है और आगे वही जो है रेफ्रिजरेंट दोबारा सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके अंदर कंटेमिनेशन किस तरह आ गई, पहले तो ये बता दें। और दूसरा आपने एक और बताया है कि जब बाहर का टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है, तो एसी जो है हमारा सही कूलिंग नहीं करेगा, मतलब कि सही वर्किंग में नहीं आएगा। एक ये इसका थोड़ा सा बता दें। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो एक वेल्व डिस्कस किया जो कि डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंदर लगा होता है जो उसको रेगुलेट करवाता है, उसकी सर ज़रा वर्किंग क्लियर नहीं हुई कि अगर वो काम नहीं करेगा तो आपने बताया था कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से सक करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर हमारा पीछे लाइन में कम हो जाएगा। तो वो इसका वाल्व का थोड़ा सा बता दें कि इसकी वर्किंग किस तरह हम कंट्रोल करते हैं या किस तरह ये ऑपरेट करवाता है कंप्रेसर को। ये तीन क्वेश्चन सर बता दें काइंडली। पहले तो मुझे अपना पहले वाला याद करवाए ना, पहला क्या था? सर पहले वाला ये था कि हमारा जो एसी सिस्टम है उसके अंदर कंटेमिनेशन की वजह से ब्लॉकेज अच्छा, होती है, और कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन ठीक किस हो तरह गया। आती है मैं बताता हूँ आपको। बात को क्या होता है कि जब हम गैस फिलिंग करते हैं ना, तो पाइप्स के अंदर जी मॉइस्चर वगैरह इकट्ठा होता है, ठीक है। जिन पाइप से हम कर रहे होते हैं, फिलिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ हमारे पास जो एयर है वो अंदर चली जाती है, ठीक है। अब ठीक है। उस एयर के अंदर मॉइस्चर होता है। जब वो मॉइस्चर एक्सट्रीम ठंडे साइकिल से गुजरता है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं बर्फ के, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। अब उसके लिए क्या है कि हमने फिल्टर लगाया होता है जो कि मॉइस्चर कलेक्ट करता है। फिल्टर लगाया होता है जो मॉइस्चर कलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो फिल्टर बहुत ज़्यादा फिलअप हो जाए तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है
वो हमारा लाइन के अंदर ही फिर रोटेट करता रहता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर ब्लॉकेज वगैरह उसकी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज द वन रीजन फॉर ब्लॉकेज। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था आपका? सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने रीजन बताई थी कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कूलिंग बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा, बाहर तो देखिए मौसम जो है बहुत ठंडा है तो वो हमारा एसी वर्किंग नहीं करेगा सही तरह, बल्कि उसके मेरे मुताबिक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो उसको ज्यादा कूलिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो कंडेंसर है वो अच्छी तरह हीट रिजेक्ट कर पाएगा बाहर इन्वायरमेंट में। देखें, जो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका, देखें अगर आपके जो बाहर का टेम्परेचर है से दैट इज 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, यस आपका सर। जो एसी है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने टेम्परेचर पे एयर अंदर फेंकेगा, ठीक है, ठीक उसकी एक है। लिमिट होती है, ठीक है। आप अभी आप अपना जो घर का एसी ऑब्जर्व करें या गाड़ी का एसी ऑब्जर्व करें, उसमें थर्मोमीटर लगा के देखें, वो हार्डली 10 डिग्री 11 डिग्री तक एयर को फेंक सकता है, उससे नीचे नहीं फेंक सकता, ठीक है। मैक्सिमम ये सही। होता है तो 8 डिग्री 8 डिग्री तक फेंक देगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं फेंक सकता। ठीक है। अगर आपके बाहर का टेम्परेचर से डेट 1 डिग्री है 2 डिग्री है, अगर आप एसी चलाते हो तो वो इस तरह नहीं होगा कि वो 0 डिग्री या -1 डिग्री पर आपको एयर दे, मतलब कि कूलिंग दे, ठीक है। वो अपने ही टेम्परेचर के हिसाब से देगा, 8 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री इतना ही देगा, इससे नीचे नहीं दे सकता। तो दैट इज द रीजन ठीक है। कि अगर आपका बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आपका जो एसी है वो उस तरह की कूलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उसके कंप्रेसर ने जितना उसे कंप्रेशन देना है, उस कंप्रेशन के बाद जो उसने हीट को रिलीज करना है कंडेंसर के बाद, उसके बाद जो उसका टेम्परेचर रह जाएगा वो 7 डिग्री या 8 डिग्री या 10 डिग्री है, वो उसके मुताबिक ही कूलिंग करेगा, उससे नीचे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि आपकी जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले हो सकता है वो उस तरह कूलिंग ना दे। ठीक है सर, समझ आ गई है। थर्ड क्वेश्चन का और रिप्लाई कर दें। थर्ड जो है, थर्ड जो मैं वाल्व आपको बता रहा हूँ, वाल्व बेसिकली डिटेक्ट करता है कि सिस्टम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर सिस्टम में प्रेशर लो हो रहा है तो वो क्या, अगर सिस्टम में से डैट रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, रेफ्रिजरेंट अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा रिक्वायर्ड कब होता है, जब हमें कूलिंग ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है, और ये डिटेक्ट कौन कर रहा है, ये डिटेक्ट वो वाल्व कर रहा है, ठीक है। अगर वो अपनी डिटेक्शन नहीं करता, ठीक है, से डैट जी सर। कि जी। आपका जो कंप्रेसर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एक दफ़ा उसने सेट कर दिया है और आगे उस वाल्व ने काम करना बंद कर दिया, और आपके सिस्टम के अंदर ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन की वो कम हो गई है, ठीक है। मीन्स टू से दैट आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हो, जिस गाड़ी में बैठे हो, उसमें कूलिंग हो चुकी है, ठीक है। और अब बेसिकली क्या होना था कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होनी थी लेकिन वो नहीं हो पा रही, तो उसके उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो सक्शन की साइड है वो वहां पर आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक या है फिर कह लो सर कि जी। आपका जो कंडेंसर साइड है वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है इस तरह सर जी, का एक और क्वेश्चन था। जी जी एक और क्वेश्चन वो ये कि सर जिस तरह हम रिमोट के साथ जो है एसी की मतलब सेट करते हैं कि किस स्टेज पे इसको चलना चाहिए, 26 पे या 12 पे या मतलब, तो इस चीज से हम मतलब इंटरनली जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही हैं, मतलब किस प्रोसीजर के मुताबिक हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस सिस्टम में इंटरनल क्या चेंजेस आ रही होती हैं कि कूलिंग पे इफेक्ट पड़ता है, चेंज हो रही होती है। हम बेसिकली इसका थर्मोस्टेट सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारे ठीक है। हमारे जो आम एसी है ना, आम एसी जिसे कह लो, उसके अंदर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वाला सिस्टम नहीं होता। थर्मोस्टेट सही। हम सेट कर रहे होते हैं से डैट अब जो कंप्रेसर है उसकी एक रफ्तार है जो जी। वेरिएबल नहीं है, मतलब कि वेरिएबल वाले कंप्रेसर की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे की बात कर रहा ठीक है। हूँ। उसकी एक ही ठीक है। रफ्तार है, ठीक है, वो एक रफ्तार के साथ काम करता रहता है। आपने अगर थर्मोस्टेट सेट किया हुआ 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जी। जैसे ही थर्मोस्टेट ने सेंस करना है कि 26 डिग्री अब हो गया, तो क्या सही। होगा कि वो कंप्रेसर ने काम करना बंद कर देना है
और आपका 26 डिग्री सेट ठीक हो है, गया। अगर आपने 16 ये हो डिग्री गया। को सेट किया हुआ है तो क्या होगा कि थर्मोस्टेट जब तक 16 डिग्री को सेंस नहीं करेगा तब तक आपका कंप्रेसर काम करता रहेगा। ठीक है, आप तब तक आपका कंप्रेसर काम करना नहीं छोड़ेगा जब ठीक, तक 16 डिग्री आपका अचीव ना हो जाए। ठीक है, अब जो सही, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करता है। अगर आपने से डैट उसे कम टेम्परेचर पे एडजस्ट किया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कंप्रेसर का अगर सही, आपने कम ठीक, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे सेट किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द सही, डिफरेंस कि हम ठीक है, रिमोट से क्या कर ठीक रहे है। होते हैं। सर जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, सॉरी जरा। तो वो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आपने पहले रिप्लाई में बताया, दूसरे सवाल के जवाब में मुझे बताया कि जो एसी के चलने की एक रेंज सेट की जाती है कि बाहर का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री है या माइनस में है टेम्परेचर तो हमारा एसी वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि उसकी एक रेंज सेट की गई है। तो सर ये रेंज मतलब मेकर सेट करता है और ये किस पे डिपेंड करती है, मतलब हम किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं? डिफरेंट होगी, सारी बात है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है तो इनकी रेंज भी डिफरेंट होगी। तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इसका थोड़ा बता दें। देखिए, ये बेसिकली जो एसी डिज़ाइन होते हैं ना, ये एरिया के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से है तो पाकिस्तान के हिसाब से जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा वो पाकिस्तान के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर आप रशिया के हिसाब से सेट करते हैं तो वो रशिया के हिसाब से होगा। ठीक है, रशिया में कोल्डर रीजन है, पाकिस्तान में हॉटर रीजन है। ठीक है, तो ये सेट किए जाते हैं उसके प्रेशर के लिहाज से कि कंप्रेसर कितना प्रेशर बिल्डअप करेगा, उस प्रेशर के अगेंस्ट ठीक, रेफ्रिजरेंट का क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, जब वो रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से पास करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन होती है, लैब कंडीशन, उसमें ये स्पेसिफिक एक ही टेम्परेचर होता है। से डैट वो 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, ये इससे नीचे इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए बेहतर नहीं साबित होगा कि उसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर हवा पड़ रही हो। ठीक है, तो इस वजह से इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट किया जाता है और ये रीजन वाइज होता है। सही, पाकिस्तान ठीक का हो गया होता है। सर। मतलब ठीक है, मतलब कि जो इसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो उसके कंप्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है कि कंप्रेसर ने कितना कंप्रेस करके सर्किट के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट को भेजा है। बिल्कुल 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 ऐसे ही। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल हमजा के क्वेश्चन से रिलेट करता है। हाँ, जब 26 पे पहुंच जाता है टेम्परेचर तो खुद ही कंप्रेसर उसकी वो बंद हो जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। जी जी, तो सर अगर हम खुद करना चाहें, जैसे हम फैन की स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे हम कंप्रेसर की स्पीड को नहीं एडजस्ट कर सकते कि इस टाइम कूलिंग बहुत ज्यादा फेंक रहा है, कूलिंग थोड़ी कम फेंके या कूलिंग ज्यादा फेंके। बात समझ नहीं है आपकी। सर मैं पूछ रहा हूँ, गाड़ी में जैसे दो नॉब बने होते हैं, एक उसके ब्लोअर को सेट करने के लिए अच्छा, कि 1 पे चलाना है, 2 पे तेज हल्का, दूसरा बना होता है आपने ज्यादा कूलिंग करनी है कम कूलिंग करनी है। ये जो ज्यादा और कम कूलिंग होती है ये कैसे होती है, ये पूछना सर, क्योंकि अच्छा। कंप्रेसर तो एक ही स्पीड पे मेरा ख्याल में मूव करता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि दो किस्म के हमारे पास कंप्रेसर होते हैं। एक होता है वेरिएबल कंप्रेसर, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, एक होता है नॉन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है ना, उसमें अगर आप कूलिंग को वेरी करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कंप्रेसर के डिस्प्लेसमेंट को वेरी करते हैं। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा कूलिंग करनी है तो आपका डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, अगर आपने कम कूलिंग करनी है डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, तो ये तो बात हमें समझ आ गई कि जनाब अगर हमने वेरिएबल कंप्रेसर के थ्रू करना है तो हम कैसे करेंगे। जो नॉन वेरिएबल है उनमें क्या होता है, उनमें बेसिकली हम रुकावट क्रिएट करते हैं कि यार अगर एवापोरेटर का सेक्शन इतना है, ठीक है, और अगर हमने कम कूलिंग करनी है तो हम उसके सेक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हवा है वो थोड़े सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, ये ओल्ड मेथड होता था पहले कि जिसमें हम रुकावट क्रिएट करते थे। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा
कि ये जो नॉब्स बनी होती हैं वो जो एवापोरेटर के सेक्शन के ऊपर, वो भी यही काम कर रही होती है कि नॉब को ऊपर कर दो तो कूलिंग ज़्यादा होगी, नॉब को अगर थोड़ा सा कम कर दो, लोअर्स को नीचे कर दो, तो आपकी जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी। पीछे उसके बैक एंड पे भी यही सिस्टम लगा होता है कि उसका जो एरिया होता है वो आप कम कर रहे होते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कम एयर आपकी तरफ आती है। सही। इसको मैनुअली यूज वो कंट्रोल करना पड़ता है, जो आपके नॉन वेरिएबल को। पुराने वाले वो मैनुअल थे, सही। जो नए आ रहे हैं वो वेरिएबल कंट्रोल्ड है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।